क्लास में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया था। कल मतलब पिछली क्लास में। कोई बताएगा क्या क्या कंप्लीट किया था? नेशनल इनकम पढ़ाया था, जीडीपी पढ़े थे हम लोग, जीएनपी पढ़े थे, एनएनपी पढ़े थे, एनडीपी भी पढ़े थे। फिर हम क्या पढ़े थे? डिस्पोजल इनकम पढ़े थे और पर कैपिटा इनकम पढ़े थे। और फिर हमने आपको एक करंट का दिया था पढ़ने के लिए, और इसका टॉपिक था COP26। तो हम लोग इतना बात कर चुके थे और हमने बताया था लास्ट में जा करके कि शुरुआत में जब हमने नेशनल इनकम को बताई थी तो वहाँ जो डिफिनीशन बताया था उसके आधार पर फिर लास्ट में हमने जाकर बता दिया कि नेशनल इनकम आप किसको बोलते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यही हमने आपसे कल जाके बता दिया था। और कल हमने ये भी बता दिया कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये भी हमने आपको बता दिया था। क्लियर है इतनी बात? अब आज हम छोटी सी बात करेंगे, एक टर्म हमको बताएंगे, बाकी टर्म आप आगे याद रखिएगा। दूसरा जो एक तो हो गया, तो पहली क्लास हमने लिया इकोनॉमिक बेसिक कॉन्सेप्ट की। इकोनॉमी का जो दूसरा सबसे मेजर सेगमेंट है वो है क्या? बैंकिंग। क्या है? और इसके लिए जो संस्थान उसको क्या बोलते हैं? बैंक का मतलब सिंपल सा है, हम अपनी भाषा में बताते हैं। मनी का मार्केट में लिक्विडिटी के रूप में उसकी लिक्विडिटी को मेंटेन रखना। अब लिक्विडिटी मेंटेन रखने के लिए उसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। आपको लोन देना पड़ेगा, आपको अकाउंट रखना पड़ेगा, आपके डिपॉजिट्स होंगे उसमें, आपके असेट्स होंगे उसमें, आपकी लायबिलिटीज होंगी उसमें। समझ गए ना? तो हर कंट्री अपने यहाँ जो इकोनॉमिकल मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मॉनेटरी सिस्टम है, उसको रेगुलेट करने के लिए एक संस्थान बनाती है, एक इंस्टीट्यूशन बनाती है। उसको आप क्या बोलते हैं? बैंक। और उन सभी बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक ऐसे संस्थान को बनाया जाता है कि जो उन सब को रेगुलेट करे। रेगुलेट करने का मतलब होता है कि जहां जरूरत पड़े वहां उनको पैसा भी दे, जहां जरूरत पड़े उनसे पैसा ले भी। और अगर किसी कारणवश किसी संस्थान में या जो छोटे छोटे और संस्थान हैं वो अगर डैमेज हो रहे हो तो उनको कंट्रोल करे। कि हमको पहला डिस्कस करना है कि एसेट्स क्या होते हैं, दूसरा डिस्कस करना है कि लायबिलिटीज क्या होते हैं, तीसरा डिस्कस करना है कि डिपॉजिट्स क्या होते हैं, क्योंकि यही तो मेन खेल है ना। फिर हमको बात करनी है कि एसएलआर क्या होते हैं, फिर बात करनी है सीआरआर क्या होते हैं, फिर रेपो रेट बात करनी है, रिवर्स रेपो रेट बात करनी है, एमएसएफ बात करनी है, पीएलए प्राइम लैंडिंग रेट बात करनी है। इतनी चीज़ हमें बात करनी है और यही पूरे बैंकिंग सिस्टम का कोर है। इतने में बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाती है। तो आज हम पहला स्टार्ट करेंगे। एसेट्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, बहुत तेज बताया हो। चलो, एसेट्स का मतलब होता है चाहे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, पर्सन, इंडिविजुअल फर्म या ग्रुप में बनाई गई फर्म कि वो बेसिक स्ट्रक्चर या वो बेसिक जो उसके पास चीज़ें हैं जिस पर वो प्रॉफिट गेन कर सके। अगर प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता तो वो एसेट्स नहीं होगा। जिस पर प्रॉफिट गेन कर सकता हो वो क्या कहलाएगा? एसेट्स। हमारे अपनी भाषा में बताता हूँ।
याद आ गया गरिमा? यही एसेट्स होता है, जो मेरा है, जिसका मैं मालिक हूँ, जिस पर मेरा अधिकार है, जिसको मैं बेच सकता हूँ, जिसको मैं गिरवी रख सकता हूँ, जिसको मैं गिरवी रख करके लोन ले सकता हूँ, और जो इन सारे कंडीशंस के फॉलो करते समय हमें प्रॉफिट देता है, वही क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। अब वो मेरा हो, मेरी कंपनी का हो, या ग्रुप ऑफ कंपनी का हो, वो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा क्या है? अच्छा, एक लाइन वहां और है, जो मेरे जेब में पैसा ले आए, जो मेरे जेब में पैसा ले आए, समझ रहे ना? मेरे जेब से पैसा निकाले नहीं, मेरे जेब में पैसा लाए, वो क्या कहलाता है? एसेट्स। लायबिलिटीज क्या होती हैं? हाँ, जैसे उसका उल्टा। जैसे उसका उल्टा मतलब क्या? जो मेरा नहीं है। हाँ, जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, जिसको मैं बेच या गिरवी नहीं रख सकता, गिरवी नहीं रख सकता। और लास्ट लाइन है, जो मेरे जेब से पैसा निकाले, जो मेरे जेब से पैसा बाहर करे। ये सारी चीज क्या कहलाती है? लायबिलिटीज। जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, जिसका मैं मालिक भी नहीं हूं, और जिसको ना तो मैं बेच सकता हूं, ना गिरवी रख सकता हूं, और जो मेरे जेब से पैसा निकाल के मार्केट में डाल दे, वो क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। क्लियर है? ये है एसबीआई, ये है डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होती है हम बताएंगे। और ये है लायबिलिटी, ये है कंज्यूमर। रखो इधर। ये मान लो शुभांशु है, और यहाँ भी शुभांशु कर दो, नहीं तो बुरा मान जाएगा। शुभांशु ने यहाँ जमा किए 100 रुपये। क्या किए? डिपॉजिट किए। यहाँ शुभांशु एसबीआई में 100 रुपया डिपॉजिट कर रहा है, ठीक? और यहाँ एसबीआई शुभांशु को 100 रुपया लोन दे रही है, ठीक? तो ये 100 रुपया किसके लिए एसेट्स है, किसके लिए लायबिलिटीज? हाँ, शुभांशु के लिए क्या है? एसेट्स है, और एसबीआई के लिए लायबिलिटीज। और एसबीआई ने शुभांशु को 100 रुपये लोन दिया, तो इस 100 रुपये, ये 100 रुपया किसके लिए लायबिलिटीज है, किसके लिए एसेट्स है?
हाँ, एसबीआई के लिए क्या है, ये एसेट्स है, और शुभांशु के लिए लायबिलिटीज। ठीक, यहाँ जो इन्होंने डिपॉजिट किया, यहाँ इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से जाएगा। और यहाँ शुभांशु ने जो लिया उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, यही बैंकों की कमाई होती है। बैंक को कमाई क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, यही बैंकों की कमाई होती है, चाहे आरबीआई हो चाहे एसबीआई। आरबीआई भी कमाई ऐसे ही होती है, बैंक को देती है रेपो रेट, लेती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक, आपको बैंक देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एसबीआई आपसे भी लेता देता है, आरबीआई से भी लेता देता है, तो दो जगह उसका भी प्रॉफिट लॉस का खेल चलता है। आरबीआई का भी दो जगह चलता है, एक आपसे, एक फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज से। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं इतना? तो इतना खेल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो गया कि कैसे लायबिलिटी, कैसे एसेट्स चेंज होती रहती हैं। वही एक चीज़ शुभांशु के लिए लायबिलिटी है, इनके लिए एसेट्स है, और वही चेंज होकर के इनके लिए एसेट्स बन जा रही है, इनके लिए लायबिलिटीज बन जा रही है। क्लियर है? अब दूसरा क्या है, डिपॉजिट। डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, जमा। अच्छा, डिपॉजिट लायबिलिटी है कि एसेट्स? डिपेंड करता है कि वो किसके पास है। वही आपकी डिपॉजिट थी, आपके लिए एसेट्स थी, वही एसबीआई के लिए लायबिलिटीज है। ठीक है, तो जो भी आप कहीं भी जमा करते हैं, जैसे आपने अपना नोट्स में जमा किया तो डिपॉजिट हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले ना मिले, ठीक है, तो जो भी आप जमा करते हैं वो डिपॉजिट होता है। लेकिन जब आप वही चीज़ मॉनेटरी करेंसी के रूप में डिपॉजिट कर रहे हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो क्या कहेगा, वो फाइनल डिपॉजिट आपकी कहलाएगी बैंकिंग सेक्टर में। डिपॉजिट दो तरीके से आप कर सकते हैं, कौन कौन सी? डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, मांग जमा। हाँ, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है ऑन डिमांड। क्या होता है, ऑन डिमांड। हमने अपना पैसा बैंक को इस शर्त पे दिया है कि जब भी हमको जरूरत लगेगी आप हमारा पैसा हमें देंगे। आपके जीवन में बहुत ऐसा अक्सर हुआ होगा कि आप बैंक के पास गए होंगे और आपने कहा होगा हमें पैसा निकालना है, बैंक कहती है पैसा भी हमारे पास नहीं है, कल आइएगा, और आप वापस घर चल देते हैं कि बैंक के पास फंड नहीं है, चल देते हैं ना। लेकिन आरबीआई का रेगुलेशन ये कहता है कि अगर आपका वो डिमांड डिपॉजिट है तो बैंक किसी भी कंडीशन में आपको पैसा देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने इस शर्त पर ही पैसा उसके पास जमा किया था कि जब मुझे जरूरत होगी तो मैं इसको निकालूंगा, और आज मुझे जरूरत है, मुझे आज पैसा चाहिए, लेकिन बैंक के पास फंड नहीं है, तो क्या करे? तो आरबीआई ने कहा, आगे हम डिस्कस करेंगे, हमें पूछना हो क्या है। आरबीआई ने कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, जैसे मान लिया एसबीआई में आपका खाता है, आप एसबीआई के पास गए, आपने कहा कि भैया आज मुझे पैसा चाहिए, आज कितनी तारीख है, 15 तारीख है, 15 नवंबर को मुझे पैसा चाहिए। आप गए, आरबीआई ने कहा मेरे पास फंड नहीं है, आपने कहा नहीं मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। तो एसबीआई गया आरबीआई के पास, एसबीआई ने कहा बताइए अब हम क्या करें? तो आरबीआई ने कहा कि हम इसके लिए भी एक रूल बनाए हैं, और इस रूल को हमने नाम दिया है ओवर नाइट, कि आप एक रात या एक दिन की उधारी में अपने नियरेस्ट ब्रांच या नियरेस्ट किसी अदर बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं।
इसकी गारंटी कौन देगा? आरबीआई। किस बेस पे? एसएलआर के बेस पे। क्लियर है? समझ गए ना? तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आप जो ऑन डिमांड हो, जिसको आप बैंक देने के लिए उसकी लायबिलिटीज है कि आपको वो देगा ही देगा, और इसमें किसी भी प्रकार का पेनाल्टी आपको लगने वाली नहीं है। और अगर आप मांगते हैं, बैंक मना करता है, उसका फंड नहीं है, तो फंड का रोना वो नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरनाइट रेट पे किसी भी नियरेस्ट बैंक, चाहे आप खुद के ब्रांच में चाहे अदर बैंक से हो, वो पैसा उठा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि ये मांग रही है तो बैंक ऑफ बड़ौदा मना कर देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा इसलिए नहीं मना कर सकता क्योंकि कल को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्लियर है? समझ गए? और दूसरा क्या है? टर्म डिपॉजिट, या इसको मैं याद करने की भाषा में बोलता हूं टाइम डिपॉजिट, सावधि जमा। क्या बोलते हैं? सावधि जमा। सावधि का जमा का मतलब होता है ये एक फिक्स्ड टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है, और फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है तो इस पे रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो बैंक आपसे ये कहती है कि जब आपने ये जमा किया तो हम आपको तुरंत पैसा दे दिए, आपको हम ये पैसा तभी दे पाएंगे जब आप ऐसे कंडीशन में पैसा हमारे पास रखेंगे और उस पैसे को जमा करके हम कहीं इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट कमाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपने पैसा बैंक में जमा कर दिया, बैंक अपने पास रखा हुआ? नहीं। जैसे आप बैंक को पैसा देते हैं तो ये पैसा वो निकालती है और मार्केट में क्या कर देती है? इन्वेस्ट कर देती है, और इस इन्वेस्टमेंट में वो क्या कमाती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाती है। तो आपने 10 साल के लिए दिया बैंक को, तो 10 साल के लिए बैंक इसको भी दे देती है, इसको भी दे देती है। तो बैंक ये कहती है कि अगर आप अचानक आते हैं और कहते हैं कि मेरा टर्म डिपॉजिट जो है वो हमें चाहिए, तो बैंक, पहली बात तो आप बैंक से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, दूसरा बैंक आपको पैसा देने से मना भी कर सकता है, और तीसरा अगर आप बहुत करेंगे तो बैंक इस टर्म डिपॉजिट को तोड़ेगा लेकिन आपको पेनाल्टी चार्ज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे बढ़ा के लेगा। ये उसका अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार आपको यहां भी दिया गया है कि आपको पैसा मिलना ही चाहिए। क्लियर है इतनी बात?